गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा एक बार पुनः पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियोस में अपन निर्णय के बारे में बात कर रहे थे, निर्णय चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, डिसीजन मेकिंग की क्या परिभाषाएं हैं, इसकी क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, डिसीजन मेकिंग का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस, कि इसका क्या महत्व है, और डिसीजंस के विभिन्न प्रकार, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ डिसीजंस, ये अपन ने अब तक इस चैप्टर में पढ़ लिया। और आज जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थियों, बल्कि ये आपके जीवन में यदि कोई निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े, और जैसा कि हमेशा आमतौर पर पड़ती रहती है, तो उस समय बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये न केवल आपको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पढ़ना है, बल्कि आपको अपने जीवन में भी कभी निर्णय करना पड़ेगा, उस समय भी ये आपको प्रक्रिया काम आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्णय एक प्रक्रिया है। अब निर्णय प्रक्रिया क्या है, इसमें कितने चरण हैं, क्या है, इस बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो निर्णय जो है ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब एक क्रम है, इसका एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अनेक चरण हैं जिन्हें क्रमबद्ध रूप में पूरा करना पड़ता है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताए हैं, और निर्णय विज्ञान के प्रमुख विद्वान हर्बर्ट साइमन ने इसको त्रिपद स्तरीय प्रक्रिया बताया, 3 स्टेप प्रोसेस बताया है। इसी प्रकार से प्रबंध विज्ञानी पीटर ड्रकर ने इस प्रक्रिया के 5 चरणों का उल्लेख किया है। लेकिन विद्यार्थियों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसके 7 चरण आपको बताएंगे कि 7 चरण कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं कि एक आदर्श निर्णय प्रक्रिया में 7 चरण होते हैं, और वे 7 चरण कौन कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो निर्णय प्रक्रिया के जो चरण हैं उसमें सबसे पहला है समस्या की व्याख्या करना, दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, तीसरा है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, चौथा है विकल्पों का मूल्यांकन करना, पांचवा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, छठा है निर्णय को क्रियान्वित करना, और सातवां है निर्णय का अनुगमन या प्रतिपुष्टि करना। तो ये 7 चरण प्रमुख रूप से विद्यार्थियों बताए गए हैं, जो कि निर्णय प्रक्रिया में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आमतौर पर देखे जाते हैं। अब हम एक एक स्टेप की व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले है समस्या की व्याख्या करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। निर्णय क्यों किया जाता है? किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसलिए निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जब भी आप निर्णय करें तो सबसे पहले समस्या को ठीक प्रकार से समझें, इस प्रकार का प्रयास आपको करना चाहिए। समस्या को ठीक प्रकार से समझे बिना उसका निराकरण करना व्यर्थ होता है, या उसकी आशा करना व्यर्थ होता है। तो सबसे पहले समस्या को समझना जरूरी है। अब समस्या की व्याख्या में हम क्या करते हैं कि समस्या की समुचित ढंग से व्याख्या करने के लिए समस्या के सही स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। मतलब समस्या की व्याख्या करने के लिए समस्या के सही स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। जिस प्रकार कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का सही इलाज जब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको उसकी बीमारी ठीक तरीके से समझ में नहीं आ जाती है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक भी समस्या को ठीक ढंग से समझकर ही उसका निर्णय कर सकता है। जब तक कि उसको समस्या समझ में नहीं आएगी उसका निराकरण नहीं कर सकता। जैसे कि एक डॉक्टर जब तक कि उसको बीमारी समझ में नहीं आएगी उसका इलाज नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से एक प्रबंधक समस्या का समाधान जब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी न हो। समस्या को सही रूप में समझने के लिए तथा उसके सही कारणों को जानकारी समुचित उपाय किया जा सकता है। इस हेतु प्रबंधक को समस्या के लक्षणों तथा समस्या के प्रभावों दोनों को ही ध्यान में रखकर समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब समस्या के लक्षण क्या है और समस्या के प्रभाव क्या है, इन दोनों को ध्यान में रखकर ही समस्या की व्याख्या उसको करनी चाहिए। कई प्रबंधक समस्या के लक्षणों तथा प्रभावों में से किसी एक के आधार पर ही समस्या के निदान करने के लिए निर्णय करने लग जाते हैं। यह उपयुक्त नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, प्रबंधक किसी समस्या के लक्षण या प्रभावों में से किसी एक चीज़ को जानकर ही
समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं जो कि वास्तव में उपयुक्त नहीं है। ऐसा इसलिए कि समस्या के लक्षण या प्रभाव सदैव समस्या को सही रूप में प्रकट नहीं करते हैं। मतलब कई बार समस्या के लक्षण या समस्या के प्रभाव समस्या को सही रूप में प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर यदि बुखार के कारणों ज्ञात किए बगैर कुनैन देना शुरू कर दे तो ज़रूरी नहीं कि बुखार ठीक हो जाएगा। मतलब अगर डॉक्टर क्या करे कि बुखार के कारणों को, रीजंस को जाने बगैर मरीज को क्लोरोक्विन या कुनैन की दवा दे देता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बुखार ठीक हो जाएगा। कारण स्पष्ट है कि सभी बुखार मलेरिया नहीं हो सकते, अन्य कारणों से बुखार हो सकता है। ऐसी स्थिति में अन्य दवा उपयोगी हो सकती है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में पहला कार्य समस्या को सही रूप में समझने का होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप जो है कि आप समस्या को ठीक प्रकार से समझें। समस्या के कारणों एवं प्रभावों दोनों को ही समझना आवश्यक होता है कि हम कारण भी जाने समस्या क्या है, प्रभाव क्या है, दोनों को ही जानना आवश्यक होता है। केवल सामान्य लक्षणों के आधार पर निर्णय करना बहुत जोखिमपूर्ण कार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए विक्रय में कमी के कई कारण हो सकते हैं। मतलब विक्रय अगर कम हो रहा है तो उस कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे विक्रयकर्ता की प्रभावहीनता या विज्ञापन की असफलता या उत्पादन की इसमें गिरावट या तुलनात्मक रूप से अधिक लागत। अब विक्रय में कमी को रोकने के लिए सही कारण को खोजना पड़ेगा, तभी विक्रय समस्या का समाधान किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि समस्या की व्याख्या करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन, कि अगर कार्य की शुरुआत ठीक हो गई तो कार्य आधा कंप्लीट मान लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर समस्या आपके दिमाग में ठीक तरीके से समझ में आ गई है, आपके दिमाग में समस्या बैठ गई कि समस्या क्या है, व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम, तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो पहला काम है समस्या की व्याख्या करना। दूसरा पॉइंट है समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब निर्णय प्रक्रिया में अगला कदम समस्या के विश्लेषण करना होता है। समस्या के विश्लेषण से तात्पर्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं, तथ्य एकत्र करना तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है। अब समस्या के विश्लेषण में क्या करते हैं? समस्या के विश्लेषण से तात्पर्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं, तथ्य एकत्र करना। मतलब समस्या के जो विभिन्न पहलू हैं या समस्या के जो विभिन्न तथ्य हैं उनको एकत्र करना तथा उनके प्रभावों का, उनके जो इफेक्ट्स हैं उनका विश्लेषण करना। इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति को समझना पड़ेगा, समस्या के प्रभाव, उनको प्रभावित करने वाले तत्व और उनकी पुनरावृत्ति की संभावना, मतलब उनकी रिपीटिशन के क्या क्या चांसेस हैं आदि के संबंध में व्यापक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं और समस्या की गंभीरता एवं मूल कारणों को ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज पर हम क्या करते हैं कि समस्या के जो विश्लेषण है उसको हम करते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि हम समस्या का विश्लेषण करते हैं, उसको समस्या को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि समस्या किस कारण से हो रही है। तो इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति को देखना पड़ता है कि नेचर क्या है, प्रॉब्लम की नेचर क्या है, समस्या का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या है, उसको प्रभावित, समस्या को प्रभावित करने तत्व कौन कौन से हैं और तत्वों के साथ साथ उसकी समस्या की पुनरावृत्ति की क्या सीमाएं हैं या संभावनाएं, इस संबंध में भी तथ्य और सूचनाएं एकत्रित किए जाते हैं। तो दूसरा काम है समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब एक समस्या जब आ जाती है और जब समस्या हम समझ जाते हैं तो समस्या को समझने के बाद समस्या का विश्लेषण किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसके पश्चात वैकल्पिक समाधानों का विकास किया जाता है। इसकी समस्या को दूर करने के लिए कितने विकल्प हो सकते हैं। जब समस्या की भली भांति व्याख्या तथा विश्लेषण कर लिया जाता है तो उसके समाधान के लिए विकल्पों की खोज का अभियान प्रारंभ होता है। तो मतलब जब आपको प्रॉब्लम एक बार आसानी से समझ में आ जाती है तो फिर समस्या के निदानों की तरफ हम या विकल्पों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। विकल्पों की खोज करना भी जो है एक श्रम साध्य कार्य है। मतलब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को खोजना जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य और श्रम साध्य कार्य है, किंतु कई प्रबंधक इसमें आवश्यक परिश्रम नहीं करते हैं और समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास करते हैं।
परंतु अच्छे प्रबंधक सदैव ही विकल्पों की खोज के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। मतलब हमें अब क्या है, जब समस्या समझ में आ जाती है तो समस्या समझने के बाद समस्या के लिए समाधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों को तलाश करना पड़ता है। और विभिन्न विकल्पों को तलाश करना जो है ये श्रम साध्य कार्य है, इसमें बहुत सा श्रम लगता है। इसीलिए कुछ प्रबंधक क्या करते हैं, जो समस्या है उसके समाधान के लिए कोई रेडीमेड विकल्प तलाशने का प्रयास करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। अच्छे प्रबंधक सदैव विकल्पों की खोज में लगे रहते हैं और उस विकल्पों की खोज के व्यापक प्रयास करते हैं। अब विकल्प ढूंढना निर्णय नहीं है, मतलब अगर आप विकल्पों की तलाश कर रहे हैं तो विकल्प को ढूंढना निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णय पर पहुंचने के लिए विकल्प तैयार किए जाते हैं। मतलब निर्णय जो है कि विकल्प जो हम ढूंढ रहे हैं वो निर्णय नहीं है, हम सोचें कि यही निर्णय है तो ये निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णय पर पहुंचने के लिए विकल्प तैयार किए जाते हैं। विकल्प तैयार किए जाते हैं निर्णय करने के लिए। अतः विकल्प खोजते समय विकल्प की उपादेयता पर तुलनात्मक रूप से विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि विकल्प के रूप में निरपेक्ष रूप से विचार करना चाहिए। मतलब इस स्टेज पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने विकल्प हम समस्या के खोज सके उतने विकल्प हमें खोजने चाहिए। हमें उनका तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी समस्या के ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प खोजे जा सकें। कई बार व्यवहार में ये देखने में आता है कोई विकल्प ऊपरी तौर पर बहुत उपयोगी या अनुपयोगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में बहुत उपयोगी अनुपयोगी हो सकता है। मतलब कई बार हमें दिखता है कि वास्तव में ये विकल्प जो है बड़ा अनुपयोगी, लेकिन वास्तव में वो बहुत लाभप्रद हो सकता है। और कई बार हमें दिखता है ये विकल्प बड़ा लाभप्रद है, लेकिन बाद में वो अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः विकल्पों का चयन करते समय केवल विकल्पों का विकास ही करना चाहिए, उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अतः जो भी विकल्प दिखाई दे उसको एक एक करके क्रमबद्ध रूप से सूचीबद्ध करते जाना चाहिए। अब किसी भी प्रबंधक को यह नहीं भूलना चाहिए कि विकल्पों का विकास करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब प्रबंधकों के लिए भी ये आसान काम नहीं है विकल्पों का खोज करना या विकल्पों का विकास करना। इसमें पर्याप्त सूझबूझ, विवेक, चातुर्य, कल्पना शक्ति, अनुभव, दूरदर्शिता आदि की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि विकल्पों का विकास करने के लिए हमें बहुत सी सूझबूझ की, विवेक की, चातुर्य की, कल्पना शक्ति की, अनुभव एवं दूरदर्शिता की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रबंधक को विकल्पों का विकास करने के लिए अपनी इन क्षमताओं एवं योग्यताओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए। विकल्पों के विकास के लिए प्रबंधकों को अपनी योग्यताओं के साथ साथ दूसरों का भी सहयोग लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि प्रबंधक अयोग्य है विकल्पों के लिए या विकल्पों की खोज करने के लिए, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रबंधकों को अपनी योग्यताओं, अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ दूसरों का भी सहयोग लेते रहना चाहिए। इस हेतु उन्हें अपने सहकर्मियों, विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर समूह में वार्ताएं करनी चाहिए। मतलब विकल्पों का विकास करने के लिए प्रबंधक ये भी कर सकते हैं, जो अपने सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले लोग बाग हैं, जो या फिर विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, उनसे भी विचार विमर्श करना चाहिए और समूह में वार्ताएं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें सदैव इस बात पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि कार्य का कोई अन्य अच्छा तरीका भी हो सकता है और हमें उस तरह की खोज करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तीसरा तरीका है विकल्पों की खोज करना। जितने ज़्यादा किसी समस्या के विकल्प होंगे समाधान के लिए, उतना ही अच्छा समाधान निकलने की उम्मीद रहेगी। चौथा है विकल्पों का मूल्यांकन करना। विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेने के बाद उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। मतलब जब आप विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेते हैं तो उसके बाद क्या काम होता है, इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्पों का विकास करने के बाद उनका मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन सामान्यतः निम्नलिखित बातों एवं तथ्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब जब आपने विकल्प तलाश लिए, किसी भी समस्या के बहुत से विकल्पों को तलाश लिया, तो फिर आपको उसमें क्या करना पड़ता है, विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना पड़ता है कि कौन सा विकल्प अच्छा है, कौन सा विकल्प खराब हो सकता है, तुलनात्मक रूप से कौन सा विकल्प बेटर है। और विकल्पों का मूल्यांकन सामान्यतः निम्नलिखित बातों के आधार पर या निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहला, जोखिम या रिस्क। अब प्रत्येक विकल्प में पाए जाने जोखिम पर विचार अवश्य करना चाहिए। सभी विकल्पों में समान जोखिम नहीं पाई जाती है, अतः सभी विकल्पों के तुलनात्मक जोखिम का अध्ययन करना चाहिए। मतलब विकल्पों का तलाश करते समय हमें पहले जोखिम देखनी चाहिए कि जोखिम कितनी है, किस विकल्प में कितनी जोखिम है, क्योंकि किसी विकल्प में कम जोखिम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। तो जिसमें कम जोखिम है उस विकल्प का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, लागत या मितव्ययिता, कॉस्ट और इकोनॉमी।
विकल्पों का मूल्यांकन करते समय विभिन्न विकल्पों की लागतों तथा प्राप्त होने वाली मितव्यताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके विकल्पों में क्या लागत आ रही है। अगर समाधान आपकी समस्या का खोज रहे हैं तो लागत क्या आ रही है उस समाधान को खोजने में, या विकल्प को प्राप्त करने में मितव्यताएं कौन कौन सी हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा है समय। प्रत्येक विकल्प को क्रियान्वित करने में लगने वाले समय का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने के लिए समय तत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब समय तत्व जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किस विकल्प को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और कई बार जब आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने होते हैं उस समय जो है समय तत्व का महत्व और अधिक हो जाता है। और अंत में है संसाधनों की सीमाएं। संसाधनों की सीमाओं का मतलब ये है कि विकल्पों का मूल्यांकन में संसाधनों की सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब हम विकल्प तलाशें या विकल्पों का मूल्यांकन करें तो हमारे को अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक निर्णय के क्रियान्वयन में भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब आप किसी प्रकार के निर्णय का क्रियान्वयन करते हैं तो उसमें हमें भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है तथा प्रत्येक संसाधन की सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा, कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान की सीमा, कच्चे माल की उपलब्धि की सीमा आदि को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करना चाहिए। और कानूनी सीमाएं हैं, कानूनी प्रावधानों को भी ध्यान में रखकर विकल्पों का तलाश करना चाहिए। और लास्ट में पर्यावरण सीमाएं या एनवायरमेंटल लिमिटेशंस की वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए विकल्पों का मूल्यांकन करते समय। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि विकल्पों का मूल्यांकन करते समय हमें जोखिम तत्व का, हमें लागत या मितव्यता का, हमें समय तत्व का, हमें संसाधनों की सीमाओं का, कानूनी सीमाओं का और पर्यावरण से संबंधित सीमाओं का ध्यान में रखकर ही विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो 4 अभी तक अपन ने चरण की बात करी, जिसमें पहला था समस्या की व्याख्या करना, दूसरा समस्या का विश्लेषण करना, तीसरा वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, चौथा विकल्पों का मूल्यांकन करना, पांचवा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। मतलब जब आप डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को मूल्यांकन कर लेते हैं उनका, तो उसके बाद प्रबंधक का कार्य क्या हो जाता है कि आउट ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव्स बेस्ट ऑल्टरनेट का चुनाव करना है या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन से ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जब आप विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जोखिम के आधार पर, समय के आधार पर और उपलब्ध साधनों के आधार पर, कानूनी सीमाओं के आधार पर, पर्यावरणीय सीमाओं के आधार पर, तो आपको क्या होता है, पता लग जाता है कि कौन सा मूल्यांकन अच्छा है या कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। जो विकल्प उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान दे सकता है उसी विकल्प का चयन किया जाता है और करना भी चाहिए। विकल्प के चयन के साथ ही निर्णय हो जाता है, किंतु व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना आसान नहीं होता। मतलब जैसे ही आप ये निर्णय कर लेते हैं कि हम इस विकल्प के द्वारा समस्या का समाधान करेंगे, तो निर्णय तो उसी समय हो जाता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प की श्रेष्ठता भी अनेक बातों और तथ्यों से प्रभावित होती है। अब ये हम सोचते कि हमारे पास तुलनात्मक अध्ययन आ गया विकल्पों का, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना या चुनाव करना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प की श्रेष्ठता भी अनेक बातों और तथ्यों से प्रभावित होती है। अतः सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों को अपनाया जाता है। मतलब फिर हम क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए निम्न तकनीकों को अपनाया जाता है। जैसे पहला अनुभव, दूसरा परीक्षण और तीसरा शोध एवं विश्लेषण। अब अनुभव या एक्सपीरियंस में क्या होता है कि विकल्प का चयन करने में अनुभव बहुत अधिक लाभदायी हो सकता है। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुभव तब लाभदायी हो सकता है जबकि पहले भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई हो, किंतु अनुभव का अंधानुकरण करना प्राय लाभप्रद नहीं होता। अतः अनुभव का तर्क के आधार पर उपयोग करना चाहिए। मतलब अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है व्यक्ति का, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अनुभव
को तर्क के आधार पर उपयोग करना चाहिए। इसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए कि पिछली बार ये प्रॉब्लम हुई थी, हमने ये किया था, तो हम इस बार भी ये कर दें। अनुभव जरूर काम आएगा, लेकिन तर्क के साथ उसको काम में लेना चाहिए। दूसरा है परीक्षण या एक्सपेरिमेंटेशन। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए विकल्प का परीक्षण भी किया सकता है। मतलब सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा हो उसके लिए हम उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। इस हेतु विकल्पों में से कुछ या सभी विकल्पों को चुनकर बारी बारी से उन पर परीक्षण तौर पर अमल किया जाता है। मतलब जितने भी विकल्प होते हैं मौजूद, उन सबको परीक्षण तौर पर अपनाया जाता है और अंत में जिस विकल्प के श्रेष्ठ परिणाम आते हैं उसे ही चुन लिया जाता है। मतलब आप क्या एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हर एक विकल्प के साथ, और जिस विकल्प से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं उसी विकल्प को चुन लिया जाता है। परंतु इस तकनीक को अपनाने में काफ़ी समय, श्रम और धन लग जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट करने में प्रत्येक विकल्प के साथ बहुत सारा समय, श्रम और धन लग जाता है। अतः इस तकनीक को प्रायः बहुत कम अपनाया जाता है, इसलिए ही इस तकनीक को बहुत कम हम अपना पाते हैं। और लास्ट में है शोध एवं विश्लेषण। कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन के लिए शोध एवं विश्लेषण तकनीक को अत्यधिक विश्वसनीय माना गया है। मतलब रिसर्च और एनालिसिस, इस तकनीक को सबसे विश्वसनीय और श्रेष्ठ माना गया है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक विकल्प का कारण एवं परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करने का निर्णय किया जाता है। मतलब शोध एवं विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, प्रत्येक विकल्प का कारण एवं परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करने का निर्णय किया जाता है। इस हेतु व्यापक तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। मतलब इस काम के लिए व्यापक तथ्य जुटाए जाते हैं, सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और इन सूचनाओं और तथ्यों का कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तो शोध और विश्लेषण के माध्यम से भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जा सकता है। परंतु क्या है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कार्य करने में बहुत पैसा खर्च होता है। ये मतलब हम कह सकते हैं ये जो तकनीक है शोध और विश्लेषण, ये तकनीक बहुत खर्चीली है। अतः ये तकनीक वहीं अपनाई जाती है जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना हो या बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया जाना हो। निर्णय की अनेक तकनीकें हैं, उनकी बाद में भी हम बाद में व्याख्या करेंगे। अब छठा पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ विकल्प जब हम चयन कर लेते हैं, उसके बाद छठा पॉइंट है निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। मतलब जब आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद निर्णय को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय किया जाता है। निर्णय की सफलता उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। मतलब जो डिसीजन है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर ही निर्णय पर ही करती है। मतलब आपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन भी कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए निर्णय को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर पाए तो ऐसे निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता। निर्णय के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों का सहयोग पहली शर्त है। मतलब पहली या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन या शर्त क्या है कि कर्मचारियों का सहयोग उस निर्णय को क्रियान्वित करने में प्राप्त हो। निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रबंधकों को निम्नलिखित विशेष प्रयास करने चाहिए। विशेष प्रयास क्या करने चाहिए कि कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस हेतु कर्मचारियों को निर्णयों से भली प्रकार अवगत कराना चाहिए तथा इन निर्णयों पर उनके विचार एवं सम्मति ज्ञात करनी चाहिए। प्रबंधकों को निर्णय में प्रारंभ से ही कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। कर्मचारियों के निष्पादन के क्रियान्वयन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए या उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। कुशल संचार व्यवस्था स्थापित करके निर्णय के क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करना चाहिए। और लास्ट है निर्णय के प्रभावों को ज्ञात करने के लिए समुचित नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तो ये पॉइंट हुआ निर्णय के क्रियान्वयन का कि जब आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद आपको निर्णय के क्रियान्वयन करना चाहिए। निर्णय की सफलता क्रियान्वयन के बगैर अधूरी रह जाती है। जब तक निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक निर्णय की कोई सफलता नहीं रहेगी। और अंतिम पॉइंट है निर्णयों का अनुगमन एवं प्रतिपुष्टि, फॉलोअप और फीडबैक ऑफ द डिसीजंस। निर्णय का क्रियान्वयन के बाद हमें निर्णय का फॉलोअप करना पड़ता है, निर्णयों का अनुगमन या प्रतिपुष्टि करनी पड़ती है। निर्णयों के क्रियान्वयन के बाद निर्णयों का अनुगमन करना भी बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है हम कह सकते हैं। निर्णयों का अनुगमन करके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब हम फीडबैक लेकर निर्णय के प्रभावों को मूल्यांकन करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। इससे यह देखा जाता है कि समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है। मतलब मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, निर्णयों के फीडबैक में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि
समस्या जो थी उसका समाधान किस हद तक हुआ है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि जो अपेक्षाएं या आशाएं जगाई गई थी वे किस सीमा तक पूरी हुई हैं। मतलब फीडबैक में ये देखा जाता है कि जो भी विकल्प हमने सर्वश्रेष्ठ चुना था उससे समस्याओं का समाधान किस सीमा तक हुआ है और जो अपेक्षाएं या आशाएं उस निर्णय के द्वारा जागी थी वे किस सीमा तक पूरी हुई है। इस हेतु निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यदि निर्णयों के परिणाम असंतोषजनक होते हैं तो उसमें सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में अनुवर्तन तथा प्रतिपुष्टि की क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। तो विद्यार्थियों, ये कंप्लीट हुआ जो आज मैंने आपको बताया कि निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो निर्णय प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट साइमन ने इसके 3 चरण बताए, पीटर ब्रकर ने इसके 5 चरण बताए और हमने इसके आपको 7 चरण बताए, जो कि एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ आपके जानकारी हेतु कि निर्णय प्रक्रिया में 7 चरण हैं। पहला है समस्या की व्याख्या करना, दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, तीसरा है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, चौथा है विकल्पों का मूल्यांकन करना, पांचवा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, छठा है निर्णयों को क्रियान्वित करना और सातवां और अंतिम है निर्णय का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि करना। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको निर्णय प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।